रविवार का दिन था। घर में बहुत सारे काम थे। फिर भी मैंने सोचा, चलो आज के दिन पति के साथ थोड़ा शॉपिंग किया जाए। आखिर सप्ताह में एक दिन ही तो मिलता था पति के साथ घूमने फिरने के लिए। बाकी दिनों तो पतिदेव ऑफिस चले जाते थे और मैं घर के कामों में लग जाती थी। उस दिन मैं अपने पति के साथ बाजार गई थी। मैं बहुत दिनों से बाजार जाना चाहती थी, लेकिन वक्त ही नहीं मिलता था। आज रविवार था, पति भी घर पर थे, तो नाश्ता करने के बाद हम लोग बाजार चले गए। अभी मैं कुछ चीजें देख ही रही थी कि किसी ने मुझे पीछे से आवाज लगाई। मैं पीछे मुड़कर देखा तो अचानक एक साधु बाबा मेरे पास आ गए। इससे पहले कि वह मुझसे भिक्षा मांगते और आशीर्वाद देना शुरू कर देते, उससे पहले ही मैंने उन्हें भिक्षा में 100 का नोट दे दिया। पैसे देखकर मैं जैसे ही वापस मुड़ी, उसने मेरा पल्लू पकड़ लिया और बोला, देवी जी, पैसे वापस ले लीजिए। उनकी यह बात सुनकर मुझे बहुत अजीब लगा। यह पहले साधु बाबा होंगे जो पैसा लौटा रहे थे। रख लीजिए, क्या हुआ? मेरे पति ने पूछा। मैंने बोला कि मैं आई हूँ तो शॉपिंग करके ही घर जाऊंगी, लेकिन मैं बहुत डर गई थी। मैं वहां रुक नहीं सकती थी और ना ही अब मैं शांति से शॉपिंग कर सकती थी। इसलिए मैंने उन्हें कार में बैठ गई और फिर शॉपिंग किया। घर वापस लौट आई। अगले दिन मैं इस पागल साधु बाबा के बारे में ही सोच रही थी कि तभी नौकरानी ने आकर मुझसे कहा कि बाहर कोई आया है और वह आपसे मिलना चाहता है। मुझसे कौन? चलो मैं देखती हूँ। मैं जैसे ही बाहर गई, देखकर दंग रह गई कि वही साधु बाबा दरवाजे पर खड़ा था। मैंने उस वक्त गेट बंद कर दिया और मैं तुरंत अंदर भाग गई। मुझे बहुत घबराहट हो रही थी। मैं यह सोचकर चिंतित थी कि मैं घर पर अकेली हूँ। मैंने अंदर जाकर सुकून की सांस ली और सोचने लगी, यह साधु बाबा मेरे घर तक कैसे पहुंच गया और यह मेरा पीछा क्यों कर रहा है। मैंने बहुत सोचा, लेकिन मैं किसी नतीजे पर नहीं पहुंची। शाम को जब माधव मेरे पति घर पर आए, मैंने उनको साधु बाबा के बारे में कुछ नहीं कहा, क्योंकि वह थके हुए थे और बिना वजह परेशान हो जाते। लेकिन अब वह रोज मेरे घर के बाहर चक्कर लगाता और कभी कभी दरवाजा खटखटाता था और कहता था कि बाबा की बात सुन लो, लेकिन मैं गेट नहीं खोलती थी। उनकी बातें सुनना तो दूर की बात थी और अब मैं डर के साए में जी रही थी। मेरी रातों की नींद उड़ गई थी। डर के मारे अचानक से आंखें खुल जाती और दोबारा सोने की कोशिश में रात गुजर जाती थी, लेकिन नींद पूरी न होने की वजह से मेरी तबीयत खराब रहने लगी थी। इस तरह कई दिन बीत गए। मैं सोचती रहती थी कि आखिर यह साधु बाबा मुझसे क्या बात करना चाहता है। उस दिन मैंने इसे पहली बार बाजार में ही तो देखा था। एक दिन मैंने तंग आकर अपने पति को बता दिया, माधव, आपको वह साधु बाबा याद है ना? कौन साधु बाबा? माधव ने चाय पीते हुए कहा। वही जो उस दिन बाजार में मिला था। अजीब पागल सा मैंने बताया। अच्छा, वह पागल जिसके डर के मारे तुमने शॉपिंग ही नहीं की थी और वापस घर आ गई थी। उन्होंने याद करके हंसते हुए कहा, तुम्हें अब भी उसका डर लग रहा है? इस घटने को तो काफी समय हो गया है। तब मैंने उन्हें बताया कि साधु बाबा हर दिन हमारे घर के चक्कर लगाते हैं और बार बार यही कहता है कि वह मुझसे कोई बात करना चाहता है। अच्छा, उन्होंने हैरानी से बोला, अजीब बात है भाई, उस साधु बाबा को भला तुमसे क्या बात करनी है? यही तो मैं भी सोचती हूँ कि आखिर में उसको मुझसे क्या काम होगा। फिर एक दिन मैंने साधु बाबा को माता की मौजूदगी में अंदर बुला लिया और जब वह अंदर दाखिल हुआ तो अचानक मेरी नजर उस साधु बाबा के हाथों पर पड़ी, जिस पर वह चीज बंधी हुई थी, जिसे देखकर मेरी रूह तक कांप गई थी। तो कहानी शुरू होती है मेरे कॉलेज के दिनों से। मैं बहुत ही सीधी साधी और साधारण सी लड़की थी। मुझे अच्छे बुरे की कोई पहचान नहीं थी। दुनिया में क्या हो रहा था मुझे उससे कोई दिलचस्पी नहीं थी। मैं अपनी मौज में रहती थी। कॉलेज से सीधा घर आती थी और घर से सीधा कॉलेज जाती थी और घर आकर खाना खाकर सो जाती थी। रात का खाना बनाने के वक्त माँ का हाथ बटाती। हम दो ही बहनें थी और मैं छोटी थी। बड़ी बहन की सगाई हो गई थी और 5-6 महीने में शादी होने वाली थी। मैं इतनी अच्छी स्टूडेंट नहीं थी, लेकिन मेरे माता पिता को मुझे पढ़ाना ही था, इसलिए मेहनत करके पास हो जाती थी। इसी तरह मेरे दिन बीत रहे थे। एक दिन मैं अपने दोस्त के साथ कॉलेज से वापस आ रही थी
तो एक लड़का खड़ा होकर मुझे ही घूर रहा था। मैंने भी उसे देखा और नजरअंदाज करके वहां से निकल गई। अगले दिन वही लड़का फिर से रास्ते में खड़ा नजर आया। मैंने देखा वह देखने में ठीक ठाक था, मेरी तरफ ही देख रहा था और मुस्कुरा रहा था। फिर वह लड़का रोज वहीं खड़ा दिखाई। मुझे भी उसकी आदत हो गई थी। कहता तो कुछ नहीं था, क्योंकि मेरी सहेलियां भी मेरे साथ ही होती थी। एक दिन मैं बुखार आने की वजह से जल्दी से घर के लिए निकल गई। घर ज्यादा दूर नहीं था, इसलिए मैं पैदल ही आना जाना करती थी। वो लड़का कॉलेज से थोड़ी दूर खड़ा था। मुझे नजर आया, मैं आगे बढ़ती गई। उसने मुझे अकेले आते देखकर रोका और बोला, सुनो। मैं रुक गई, मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने हिम्मत करके कहा, क्या है और कौन हो तुम, और रोज मेरे रास्ते में क्यों खड़े होते हो? वह मुस्कुराया और बोला, तुम्हारे लिए। मैं डर गई। वह मेरी आंखों में आंखें डालकर देखने लगा। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ स्वाति। मैं हैरान हो गई। वह तो मेरा नाम भी जानता था। मेरे हाथ पांव कांप रहे थे। मैंने पूछा, तुम मेरे नाम कैसे जानते हो? उसने कहा, नाम जानना कौन सा मुश्किल काम है, मैं तो तुम्हारे घर का पता भी जानता हूँ। यह सुनकर मेरे तो होश उड़ गए। मैंने डरते हुए पूछा कि तुम क्या चाहते हो? वह बोला, मैं सिर्फ तुम्हें चाहता हूँ। जब से तुम्हें देखा है मेरी नींदें उड़ गई है, मेरा चैन खो गया है, और मैं चाहता हूँ मेरे प्यार का जवाब तुम भी प्यार से दो। यह सुनकर मैं रुकी नहीं, कहीं कोई देख न ले, और मैं चलने लगी। वह पुकारता ही रह गया, लेकिन मैं भागते हुए घर आ गई। घर पहुंचने के बाद मैं दवाई ली और सो गई। रात को मुझे थोड़ा बेहतर महसूस हुआ, तो मैं उस लड़के के बारे में सोचने लगी। उसने अपना नाम रमेश बताया था। उसके बारे में सोचते हुए मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। यह पहली बार था जब किसी लड़के में मुझे इतनी दिलचस्पी थी। मुझे बुरा भी नहीं लग रहा था। फिर वह रोज ही रास्ते में मुस्कुराते हुए मिलता, इशारों में नमस्कार करता, और मैं शर्मा जाती। कुछ दिनों के बाद वह मुझे खत देने लगा, यादों में डुबा कर रखता था। हम रोज रास्ते में एक दूसरे को देखते थे और खतों के जरिए बातचीत करते थे। फिर एक दिन उसने खत में लिखा कि हम कब तक आखिर खत ही लिखते रहेंगे, अब मिलो, हम दोनों को कहीं मिलना चाहिए। मैंने उसे जवाब में लिखा कि मिलना तो मैं भी चाहती हूँ, लेकिन यह संभव नहीं है, हम पकड़े जाएंगे। उसने लिखा, तुम कॉलेज आना और वहां से मेरे साथ चलना, फिर मैं छुट्टी के वक्त तुम्हें छोड़ दूंगा। मैं मान गई। अगले दिन मैं कॉलेज के लिए निकली तो वह कॉलेज के पास अपनी बाइक लेकर खड़ा था। मैंने इधर उधर देखा और उसकी बाइक पर बैठ गई। वह मुझे एक गार्डन में ले गया। वहां मुझे अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाता रहा। कई वादे किए, बहुत कस्बे खाए, और कहा वह मेरे बिना नहीं रह सकता। उसकी हमारे प्यार के प्रति गंभीरता को देखते हुए मुझे खुद से जलन होने लगी। मैंने कभी सपने में भी यह नहीं सोचा था कि कोई लड़का मेरी जिंदगी में आएगा और मुझे बेइंतहा मोहब्बत करेगा। मैं उस दिन बहुत खुश थी। घर आई तो उसे याद करके बार बार मुस्कुराती थी। उससे बातें किए बिना रह नहीं पाती थी। बस हर जगह मुझे वही नजर आता। मैंने घर पर उसके बारे में किसी को नहीं बताया था। फिर हम अक्सर मिलने लगे, पहले गार्डन में, मैं फिर होटल में, और फिर एक दिन वह मुझे अपने दोस्त के फ्लैट पर ले गया। मैं डर गई और बोली, रमेश, तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? वह बोला, तुम अंदर तो चलो। और वह मेरा हाथ पकड़कर मुझे अंदर ले आया। यह एक छोटा सा एक कमरे का फ्लैट था। यहाँ वह मुझे लेकर आया था। उसने मुझे प्यार भरी भरी नजरों से देखते हुए कहा, बहुत जल्द अपने परिवार वालों को तुम्हारे घर भेजूंगा। और फिर मैं भी उसकी चिकनी चुपड़ी बातों में आकर उसमें खो गई, क्योंकि मैं उसकी मोहब्बत में बहुत मजबूर हो गई थी। मेरे पास उसकी बात सुनने के अलावा कोई चारा नहीं था। घर आकर मैं बहुत रोई और पछताई। मैंने यह क्या कर दिया? मैं किसी से इस हद तक प्यार कैसे कर सकती हूँ? लेकिन अगले दिन रमेश ने मुझे फिर से अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाकर सब कुछ भुला दिया। कुछ दिनों से मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। मेरा शरीर बेजान हो रहा था। एक दिन मुझे कॉलेज में चक्कर आ गया तो मेरी सहेली मुझे जबरन पास के क्लिनिक में ले गई। यहाँ मेरा चेकअप करने के बाद डॉक्टर ने मुझसे मेरे पति का नाम पूछा, जिसे सुनकर मैं चौंक गई और मेरी सहेली की तरफ देखा। मेरी सहेली बोली, डॉक्टर साहिबा, ये तो कुमारी है।
शादीशुदा नहीं है। यह सुनकर डॉक्टर ने अजीब नजरों से मेरी तरफ देखा और कहा, तो बच्चा किसका है? बच्चा? मेरे पैरों तले जमीन खिसकने लगी। यह सुनकर मुझे चक्कर आ रहे थे। डॉक्टर क्या कह रही थी मुझे कुछ समझ और सुनाई नहीं दे रहा था। मेरी सहेली मुझे क्लिनिक से बाहर ले आई और बताया कि मैं माँ बनने वाली हूँ। मेरी हालत देखकर उसने मुझसे और कुछ नहीं पूछा और मुझे दिलासा देते हुए बोली, मैं किसी को नहीं बताऊंगी, इस राज को राज ही रहेगी। इस समय तुम्हारी हालत ऐसी नहीं है कि मैं तुमसे कोई सवाल जवाब करूं। उसने मुझे मेरे घर पर छोड़ा और चली गई। आज मैं घर में बताऊंगी कि मैं किसी को पसंद करती हूँ। घर आकर मैंने अपनी माँ को बताया, माँ, मैं एक लड़के को पसंद करती हूँ और मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। रिश्ता मांगने आना चाहता है। माँ बोली, यही संस्कार दिए हैं मैंने तुम्हें? खबरदार, जो कोई आया तो मना कर दो उन्हें। अभी मैं तुम्हें और पढ़ाना है, शादी के चक्कर में नहीं पड़ना है। समय आते ही हम तुम्हारे लिए अच्छा रिश्ता ढूंढकर तुम्हारी शादी कर देंगे। मैंने कुछ कहने के लिए मुंह खोला तो माँ बोली, बस, मुझे और कुछ नहीं सुनना। वह कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी। अब मैं क्या करती? अगले दिन मैंने रमेश को बताया तो वह सोचते हुए बोला, अब भागने के अलावा और कोई चारा नहीं है। यही अब ऐसी हालत की समस्या का एकमात्र समाधान है। आज रात अपना जरूरी सामान लेकर तैयार रहना। हम रात को भागकर सुबह कोर्ट में शादी कर लेंगे। मैं उसकी बात मानती नहीं तो क्या करती? मजबूरी वैसे भी मेरी किस्मत बन चुकी थी। उस रात मैंने अपना जरूरी सामान एक छोटे से बैग में डाला और सबके सोने का इंतजार करने लगी। जब सब सो गए तो मैंने हिम्मत करके बैग उठाया और चोरी से बाहर निकल गई। बाहर रमेश बाइक के लिए मेरा इंतजार कर रहा था। मैं बाइक पर बैठकर उसके साथ निकल आई। दूर एक बंगले के पास उसने अपनी बाइक रोक दी और मुझे अंदर आने के लिए कहा। मैंने कहा, किसका घर है? तो उसने कहा, मेरा दोस्त का घर है। मैं झिझकते हुए बंगले के अंदर दाखिल हुई। वहाँ और भी लड़कियां थी और मर्द मौजूद थे। गलियारे से गुजरने के बाद वह मुझे एक कमरे में ले आया। वहाँ पर एक औरत बैठी थी और रमेश को देखते हुए बोली, आओ रमेश आओ, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। और फिर वह औरत मेरी तरफ देखते हुए बोली, अच्छी है। रमेश उस औरत को बोला, मुझे पैसे दे दो, मुझे देर हो रही है। मैं हैरान परेशान होकर खड़ी थी, कभी उस औरत को कभी रमेश को देख रही थी जो औरत से पैसे वसूल कर रहा था। मैं चिल्लाई, रमेश, यह सब क्या है? औरत तो किस चीज के पैसे ले रहे हो? रमेश ने पैसे लिए और बात को बिना ही चलता बना। मैं उसके पीछे भागी तो एक आदमी ने मुझे पकड़ लिया। वह औरत उठी और बोली, वह तुम्हें बेचने आया था। यह सुनकर मेरा रंग फीका पड़ गया था। मैंने ना में अपना सिर हिलाया तो वह औरत बोली, तुम्हारा सौदा करके गया है वह। अब तुम मेरे कोठी की रौनक हो, जैसे मैं कहूँगी वैसे ही करोगे। उसने मेरे सिर पे मानो धमाका किया हो। मैं चिल्लाने लगी, नहीं, छोड़ो मुझे, मैं यहाँ नहीं रहूंगी। उन लोगों ने मुझे कमरे में बंद कर दिया। मेरी हालत खराब हो गई थी। रमेश ने मुझे धोखा दिया था। एक औरत बता रही थी कि वह पहले भी तो कई लड़कियों को उसके पास भेज चुका है और अब मेरे साथ धोखा हो चुका था। साथ साथ मैं अपनी इज्जत भी गंवा चुकी थी। परंतु मैं कोठी की जिंदगी में इस गंदगी में नहीं रह सकती थी। मैंने दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक दी और आवाज लगाई, मुझे जाने दो। मगर उन लोगों की ऐसी चीज की आदत थी। मेरी किसी ने नहीं सुने। थक हार कर मैं शांत हो गई। उस औरत का खास चर्चा और लड़कियों का दलाल मेरे लिए रोज खाना पानी लेकर जाता और समझाता, जिद मत कर, बात मान ले। जमुना बाई का आदमी कभी कभी मुझे मारता भी था। आज वो मेरे लिए खाना लाया। मैंने चुपचाप खाना खा लिया और उससे कहा कि मुझे बाहर आने दो, यहाँ मेरा दम घुट रहा है। जैसा तुम लोग चाहते हो मैं वैसा ही करूंगी। यह सुनकर वह बहुत खुश हुआ और खाना खाने के बाद मुझे बाहर लेकर आ गया। जमुना भाई भी मुझे देखकर बहुत खुश हुई और उसने एक लड़की को बुलाया जिसका नाम लीला था। उसने कहा कि इसका हुलिया दुरुस्त करो और इसे सब कुछ सिखा दो। खाने पीने का ख्याल रखना क्योंकि यह पेट से है। लीला बहुत अच्छी लड़की थी, मेरा बहुत ख्याल रखती थी। कुछ दिनों में मेरी उससे दोस्ती हो गई। वह भी मेरी तरह इतना हालत का शिकार होकर यहाँ पहुंची थी। मैंने उसे अपना सारा किस्सा सुनाया था। उसने मुझसे कहा, तुम किसी तरह से यहाँ से भाग जाओ। मैंने उससे पूछा, क्या यह मुमकिन है?
मेरी आंखें चमक उठी। उसने मुझसे वादा किया कि वह इस कोठी पर मुझे उसकी तरह औरत नहीं बनने देगी। वह मौका देखकर मुझे यहाँ से निकाल देगी। उसकी बातें सुनकर मुझे तसल्ली हुई, लेकिन यह कैसे संभव हो सकता था। लेकिन एक दिन एक नई लड़की आई थी और सभी का सारा ध्यान उस पर था। लीला ने चोरी से ताले की चाबी बनवाई थी और सारे आदमी के कमरे में जाकर उसके पानी में बेहोशी की दवा मिलाई थी। देखो, आज तुम्हें यहाँ से हर हाल में निकलना है। लेकिन मैं कहाँ जाऊंगी? मैं घबराकर बोली। दुनिया बहुत बड़ी है, बस हिम्मत करनी होगी। सहारा मिल ही जाता है। तुम्हें जहाँ भी सहारा मिलेगा वह इस जगह से बेहतर ही होगा। मैंने सिर हिला दिया, उसकी बात को मान लिया। यह वह जगह थी जहाँ रात को दिन होता था और सुबह सभी लोग थककर कुछ घंटे के लिए सो जाते थे। यहाँ से रात को निकलना नामुमकिन था, इसलिए लीला ने मुझे सुबह सुबह यहाँ से बाहर निकालने का प्लान बनाया। जब सब सो रहे थे तो मैंने अपना सामान उठाया और तभी लीला के साथ मैं गेट तक आ गई। इधर उधर देखते लीला ने ताला खोला और मुझे गले से लगा लिया और मुझे वहां से बाहर निकलने के लिए कहा। लीला, मैं तुम्हारा एहसान जिंदगी भर कभी नहीं भूलूंगी। भगवान तुम्हें इसका फल जरूर देगा। यह कहकर मैं वहां से बाहर निकली। लीला ने फिर से ताला लगा दिया। मुझे कुछ पैसे भी दिए थे कि तुम्हारा काम आएगा। मैं अब घर नहीं जा सकती थी। मैं रिक्शा में बैठकर उस डॉक्टर के क्लिनिक पहुंच गई। डॉक्टर साहब ने मुझे देखकर पहचान लिया। मैंने उनसे कहा कि मैं अबॉर्शन करवाने आई हूँ। वह मेरी सारी हकीकत सुनने के बाद बोली, यह गुनाह का काम मैं नहीं करूँगी, और मुझे अपने घर ले गई। वह बहुत ही सरल स्वभाव की औरत थी। मेरा बहुत ख्याल रखा और मेरी शादी अपने छोटे भाई की माधव से कर दी। सब कुछ जानते हुए भी, और कहा कि माधव को अपने अतीत के बारे में कभी कुछ नहीं बताना। मैं सब संभाल लूंगी। मैं बहुत खुश थी। मैंने माधव को कुछ नहीं बताया था। यह बच्चा उसका नहीं है। उसके हिसाब से मैंने 7वें महीने बच्चे को जन्म दिया था। वह बहुत अच्छे इंसान थे और मुझे बहुत प्यार करते थे। मेरा बेटा अब 1 साल का हो चुका था। उस दिन मैंने सोचा, इस साधु बाबा को माधव के सामने बुला दूं। मालूम तो पड़ेगा आखिर मुझसे क्या बात करना चाहते हैं। मेन गेट खोला और उसे अंदर आने के लिए कह दिया। जब अंदर आया तो मेरी नजर उसके हाथ पर पड़ी, जिस पर वही घुंघरू की पत्ती बनती थी जो रमेश के हाथों पर होती थी। मेरा दिल तो मानो धड़कना ही भूल गया था, यह जानकर कि यह कोई साधु बाबा नहीं बल्कि साधु बाबा के भेष में रमेश है। माधव ने उससे पूछा, क्यों मेरे घर के चक्कर लगाते हो और क्या कहना चाहते हो? उसने मेरी ओर देखा और बोला, मुझे मदद चाहिए। उसकी बातों से मुझे पसीना आ रहा था। वह मेरे बारे में माधव को बताने वाला ही था। कैसी मदद? मेरे पति ने पूछा, और इधर मैं अपने माथे पे आता पसीना पोंछते जा रही थी। वह बोला, मैं बहुत गरीब हूँ, सरकार मुझे किसी काम पर रख लो। माधव ने कुछ पैसे देकर उसे चलता किया और यह कहा, अगर काम होगा तो रख लूंगा। अगले दिन माधव के काम पर जाते ही मैंने गेट खोलकर पूछा, क्या चाहते हो? उसने कहा कि वह कोठा छोड़ चुका है, उसे पैसे चाहिए। मैंने उसे पैसे दिए, लेकिन वह हर बार पैसे मांगने के लिए फिर से आ जाता। पैसे बहुत बार दे चुके थे। ना देती तो माधव को सब कुछ बता देता। मैं यही सोचती थी कि उससे कैसे छुटकारा पाऊं। मेरे मन में उसे मार डालने के अलावा कुछ नहीं आता था, लेकिन मैं यह नहीं कर सकती थी। लेकिन अब मैं उसके ब्लैकमेलिंग में नहीं आऊंगी, यह मैंने सोच लिया, और अगली बार उसे पैसे नहीं दिए। वह धमकियां देते रहा, लेकिन अब मैं उसके सोच के डर से बाहर निकल आई थी। आखिर कब तक उसके डर से जीती रहूंगी? अगले दिन उसने बताया, मैं तुम्हारे पति की सारी सच्चाई बता चुका हूँ और अपना बदला ले चुका था। अब क्या करोगी? वह यह कहकर हंसने लगा कि उसी वक्त माधव पुलिस लेकर वहां पहुंच गया और पुलिस रमेश को गिरफ्तार करके चले गए। माधव मेरे साथ अंदर आ गए और मैं सर झुकाए कुर्सी पर बैठ गई। वह मेरी तरफ देखते रहे, फिर बोले, मैं यह सब कुछ पहले दिन से ही जानता था। यह सुनकर मैंने सिर उठाया तो बोले, हाँ, मेरी बहन ने मुझे सब कुछ बता दिया था। मुझे तुम अच्छी लगी हो और तुम अच्छी लड़की थी। तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ, लेकिन मैं तुमको इसकी सजा क्यों देता? तो क्योंकि तुम उस वक्त नादान थे। तुम्हें पूरा हक था कि तुम भी अच्छी जिंदगी जियो।
मुझे तुम्हारा अतीत में कोई दिलचस्पी नहीं है। तुम मेरी एक अच्छी जीवन साथी साबित हुई हो। मुझे तुमसे बहुत प्यार है, बस इतना याद रखना और हमेशा मेरा साथ देना। मैंने सुकून भरी सांस लेकर माधव की तरह देखकर सोचा कि दुनिया में आज भी अच्छे और महान लोग मौजूद हैं, जैसे यह भाई बहन। लेकिन ऐसे महान लोग हर किसी को नहीं मिलते। लेकिन मैं भाग्यशाली हूँ कि जमाने की ठोकर खाने से बच गई। लेकिन मेरी उन तमाम लड़कियों से गुजारिश है, जवानी में ऐसी कोई गलती ना करे जो आपके माता पिता का सर शर्म से झुका दे और आप भी सारी जिंदगी बदनाम होकर रह जाए। इस उम्र में मन बहुत जल्दी भाग जाता है, इसलिए दिल की न सुनकर दिमाग से काम ले और पहले अपने करियर बनाए, अपने माता पिता के सपने को पूरा करे, उसके बाद ही शादी जैसे फैसले ले। और शादी के लिए हमेशा सही इंसान चुने। सिर्फ शक्ल को ही मत देखिए, उसका किरदार भी समझने की कोशिश करे, तभी कोई फैसला ले। क्योंकि आजकल इंसान की शक्ल कुछ बोलती है और दिल में कुछ होता है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और एक प्यारा प्यारा सा कमेंट कीजिए। थैंक यू।